Okay, students, today we are going to start our second unit, and the first topic of this unit is law of property. And the act which we are going to deal with here is Transfer of Property Act 1882. So before going into the detail of this topic, I want you to understand what is the meaning of transfer and what is the meaning of property. So you can see here, ट्रांसफ़र जो हम लोग नॉर्मली जिस तरह से जानते हैं, उसमें इसका यही मतलब है कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र. And in case of properties, the transfer can be made, or you can say that the transfer can happen broadly in two ways. पहला तरीका जो ट्रांसफ़र होने का है, दैट इज़ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, जहाँ पर कि जो पार्टीज़ होते हैं, यानी कि देखो दो पार्टीज़ होते हैं ट्रांसफ़र में. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. किसी भी ट्रांसफ़र में देयर आर टू पार्टीज़. यहाँ लिख दे रहे हैं आप ताकि उसको समझ सकें. जो पहला पार्टी है जो कि किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, उसको हम ट्रांसफरर बोलते हैं. और जो सेकंड पर्सन होगा यहाँ पर, जिसके फेवर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है या जिसको कोई चीज़ दी जा रही है ट्रांसफ़र करके, वो ट्रांसफरी कहलाएगा. ओके, ट्रांसफरी. सो दीज आर द टू टर्म्स. इनको याद रखेंगे, आगे फिर से भी ये टर्म आएंगे. ट्रांसफरर वो पर्सन जो ट्रांसफ़र कर रहा है, और ट्रांसफरी वो जिसको कोई चीज़ ट्रांसफ़र की जा रही है. ठीक है. अब देखिए, हम कह रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्रांसफ़र ब्रॉडली दो तरीके से होता है, जिसमें एक ये है कि जहाँ पर पार्टीज़ का मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के एक्ट के द्वारा होता है, यानी उनके एक्ट, वो एक्शन लेते हैं, उसके कंसिक्वेंस में पार्टी ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. अब ये एक्ट ऑफ पार्टीज़ के तरीके से भी दो वे में हो सकता है ट्रांसफ़र, यानी कि जहाँ पर पार्टीज़ एक्शन ले रही हों ट्रांसफ़र करने के लिए, वहाँ पर दो तरीके से हो सकता है. जैसे पहला है बाय विल. मान लीजिए कि जो ट्रांसफरर है उसने एक विल बनाई, वो एक्शन ले रहा है ना, एक्ट कर रहा है, पार्टी एक्ट कर रही है. यहाँ पर उसने क्या किया, एक विल बनाई. सपोज कि एक्स को ट्रांसफ़र करना है अपनी प्रॉपर्टी को, वो वाई को देना चाहता है. तो एक्स ने क्या किया, एक विल तैयार करवाई और उसको उसमें ये लिखवाया कि मेरी प्रॉपर्टीज़ मेरे डेथ के बाद वाई की हो जाए. ये बाय विल है, इसको हम कहते हैं विल. विल का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं इसको वसीयत बनवाना. ठीक है, वसीयत बनवा दी, और जहाँ पर कि ये लिखा हुआ था कि अगर एक्स की डेथ हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी वाई के पास चली जाए. ओके, ये लेकिन ये जो कैटेगरी का ट्रांसफ़र है,
वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो हमें पढ़ना है उसमें कवर नहीं होता, ये सक्सेशन एक्ट के अंदर कवर होता है। सक्सेशन एक्ट में जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी हुआ है, सक्सेशन एक्ट में जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट होता है। इन एक्ट्स के अंदर इसको कवर किया जाता है। ये एग्जाम्पल है, इनके अंदर ये बातें लिखी होती हैं कि अगर विल से ट्रांसफ़र किया जाएगा तो कैसे वो होना चाहिए और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, ये सब सक्सेशन एक्ट में लिखा होता है। हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें ये विल का ट्रांसफ़र जो है वो नहीं कवर होता। दूसरा, बाय एक्ट ऑफ पार्टी में जो हमें देखना है दैट इज़ बाय लिविंग पर्सन्स। यही वाला जो तरीका है जो हम इसमें पढ़ रहे हैं यही हमारे एक्ट में कवर होता है। यस, जहाँ पर दो लिविंग पर्सन्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करके, इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके, एग्जीक्यूट करने का मतलब उस पर साइन करके और आपस में ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी को, यानी ट्रांसफरर ट्रांसफरी के फेवर में ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी को, तो उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कवर किया जाता है। जी, कवर होता है। ऐसे ट्रांसफ़र को लीगल टर्म्स में बोलते हैं इंटर विवोस ट्रांसफ़र। मीन्स द ट्रांसफ़र between two living persons is termed as inter vivos transfer and it is covered under the Act, Transfer of Property Act 1882। अच्छा, एक और तरह का ट्रांसफ़र भी लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी जहाँ पर पार्टीज एक्शन नहीं ले रही होती हैं बल्कि कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए, कोर्ट की ऑर्डर की वजह से प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको हम कहेंगे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफ़र हो गया। इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो लोग हैं, पी और आर। पी जो है ये हस्बैंड है, आर जो है वो वाइफ है। पी के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, दो हाउसेस हैं, यू कैन से, ठीक है, एक्स और वाई, दो हाउसेस हैं इसके। आर और पी का हो जाता है डिवोर्स, कोर्ट डिवोर्स की डिक्री इशू कर देती है, डिवोर्स का ऑर्डर दे देता है और साथ में ये ऑर्डर देता है कि पी अपनी एक प्रॉपर्टी आर के फेवर में ट्रांसफ़र कर दे, सपोज। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो रहा है। ऐसे ट्रांसफ़र को हम कहेंगे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो अभी तक ट्रांसफ़र में हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र का मतलब किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में प्रॉपर्टी को दिया जाना, वो ट्रांसफ़र होता है। ये दो तरीके से होता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो सकता है और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है। बाय एक्ट ऑफ पार्टी में ये जो होता है उसमें दो कैटेगरीज हैं फर्दर, विल बनाकर ट्रांसफ़र हो सकता है या तो दोनों लिविंग बीइंग्स के बीच में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करके ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो विल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं किया जाता है, तो नहीं पढ़ेंगे।
इसमें प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र होती है जबकि एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो दूसरे को जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि दो लिविंग बीइंग्स के बीच में ट्रांसफ़र हो, इसको इंटरव्यूअर्स ट्रांसफ़र कहते हैं और इसी को हमारे एक्ट में कवर किया जाता है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए डेफिनेशन लिखिए, दैट एवरी इंटरेस्ट और राइट दैट हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। कोई भी इंटरेस्ट या राइट जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो वो प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब यहाँ पर इंटरेस्ट और राइट का क्या मीनिंग है, समझिए। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ के डिस्ट्रॉय होने से आपका लॉस हो रहा हो और अगर उस चीज़ के बने रहने से आपका फ़ायदा हो रहा हो तो कहेंगे कि आपका उसमें इंटरेस्ट है। जैसे आपके पास एक मकान है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे आपका लॉस होगा, अगर वो बना रहता है तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपका उसमें इंटरेस्ट है। इस तरह से राइट भी है, सिमिलर ही है, लेकिन इसको जब हम डिफाइन करने का तरीका इसका डिफरेंट होगा। राइट होने का मतलब कि आप किसी चीज़ को यूज़ करने का राइट रखते हैं, उसमें कोई चेंज करने का राइट रखते हैं, दैट इज़ राइट। अगर ऐसे इंटरेस्ट और राइट की इकोनॉमिक वैल्यू है तो हम उसको बोलेंगे कि वो प्रॉपर्टी है। जैसे आपका हाउस जो है उसमें आपका इंटरेस्ट भी है और राइट भी है और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, तो वो क्या होगी, आपकी प्रॉपर्टी होगी। आपके पास कोई लैंड है, उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, आपका राइट भी है और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, तो वो क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक इमूवेबल और दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल है और मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है सिर्फ इतनी सी बात कि वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल होगी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। और मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं किया जाता है। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किसको कवर किया जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज को कवर किया जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टीज को कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो किस में कवर की जाएगी, फिर उसके लिए एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, SOG एक्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गवर्न होंगी। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो हमने समझ ही ली है, विच इज नॉट इमूवेबल इज मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ध्यान से समझिए। इसकी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है वो डेफिनेशन एक नेगेटिव डेफिनेशन है। इट इज अ नेगेटिव डेफिनेशन। नेगेटिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि इसमें ये नहीं बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, बल्कि इसमें ये बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं होता है। देखिए, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये तीन चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। Section 3 of Transfer of Property Act says that immovable property does not include standing timber, crops and grass। तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अच्छा, स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है, देखिए।
स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब है कोई भी ऐसा ट्री जिसको उसकी वुड यूज़ करने के लिए लगाया जाता है, उसकी टिम्बर का इस्तेमाल करने के लिए लगाया जाता है। ऐसे ट्रीज़ को हम स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं, जैसे टीक, साल, बैम्बू ट्रीज, ये सारे क्या हैं? दीज आर स्टैंडिंग टिम्बर्स। क्योंकि इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? इनकी टिम्बर के लिए ही इनको ग्रो किया जाता है। इसमें फल नहीं लगते, फ्रूट्स के लिए नहीं ग्रो कर रहे हैं इनको ना। एक केस लॉ था शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे हमने ये कहा कि जो स्टैंडिंग टिम्बर है उसमें टीक, साल और बैम्बू, ये ट्रीज आते हैं जिनकी लकड़ियों का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में और दूसरे पर्पसेस के लिए किया जाता है, फर्नीचर वगैरह बनाने में। इनमें फ्रूट्स के यूज़ के लिए इनको ग्रो नहीं किया जाता। अब जैसे मैंगो का ट्री है, तो मैंगो की ट्री में क्या है? उसमें फ्रूट्स भी लगता है ना, उसका फ्रूट भी यूज़ होता है। और जो उसकी वुड्स हैं, टिम्बर है, उसका भी इस्तेमाल होता है फर्नीचर्स वगैरह बनाने में, डोर बनाने में, बहुत सी जगहों पर। तो क्या वो स्टैंडिंग टिम्बर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में आया था कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने अपना जजमेंट देते वक्त ये कहा कि आपको इंटेंशन को फॉलो करना है। यानी कि अगर आपको बताना है कि कोई ट्री जो है वो मूवेबल की कैटेगरी में आएगा कि इमूवेबल की, जैसे हम ऊपर पढ़ रहे हैं, तो जो टीक, साल और बैम्बू के ट्री हैं ये स्टैंडिंग टिम्बर है। और हमने पढ़ा है कि स्टैंडिंग टिम्बर इमूवेबल नहीं होते, मतलब ये मूवेबल है। ठीक है, इनको लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि इसको बाद में काट करके मूव करके दूसरी जगह ले जाया जाएगा और वहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। इसको वहीं लगे देने रहने के लिए नहीं लगाया जा रहा है कि ये ट्री वहीं लगा रहेगा हमेशा। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि हमें इंटेंशन फॉलो करना है। इनमें तो इंटेंशन क्लियर है कि इनमें फ्रूट्स तो लगते नहीं है, तो इनको ये मूवेबल की कैटेगरी में आएंगे, इमूवेबल नहीं होंगे। और ऐसा ही सेक्शन 3 भी कह रहा है। अब मैंगो ट्री के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि उसको लगाने का इंटेंशन दोनों हो सकता है ना। उसमें फ्रूट्स भी रीप कर सकते हैं हम, फ्रूट्स भी लगते हैं, और उसकी टिम्बर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इंटेंशन फ्रूट्स रीप करने का है तब तो वो इमूवेबल कहलाएगा। मतलब ट्री इमूवेबल है, उसके फ्रूट्स को निकाल के तोड़ करके और हम मूव करा रहे हैं, तो ट्री क्या हो गया? इमूवेबल हो गया। लेकिन अगर इंटेंशन है कि हम उसको काट करके और उसके टिम्बर का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमने मैंगो ट्री सपोज लगाया इस इंटेंशन से कि हमें उसकी लकड़ियाँ चाहिए, हमें उसको टिम्बर की तरह यूज़ करते हैं, तो हम उसको मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखेंगे। तो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल यही कहा कि इंटेंशन इज द की of determination whether a tree is movable or immovable. Means if it is sown for the purpose of reaping fruits, then it is immovable. And if the intention is to cut down the tree and use it as timber, then it will be regarded as movable property. अब देखिए ऊपर, ये तो हो गई फर्स्ट डेफिनेशन का ब्रेकडाउन हो गया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में जो लिखा हुआ है स्टैंडिंग टिम्बर है। दूसरी चीज़ है क्रॉप्स।
देखिए सेम चीज़ क्रॉप्स के साथ भी है। स्टैंडिंग टिम्बर तो नहीं होता है मूवेबल, समझ गए, कब नहीं होता। क्रॉप्स जो हैं उनका भी देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो इंटेंशन जो होता है वो इस यही होता है कि उसको जब वो पक जाएगी फसल तो हम उसको काट करके और फील्ड से हटा देंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, यूज़ करेंगे, जो भी है। तो इंटेंशन यहाँ पर भी ये नहीं है कि वो क्रॉप्स में ही लगी रहेंगी हमेशा। ये क्रॉप्स को हम जब हार्वेस्ट कर लेंगे, मतलब अल्टीमेटली उसको हार्वेस्ट करके और वहाँ से मूव करा देना है फील्ड से, तो ये भी मूवेबल हो गया, इमूवेबल नहीं रहा। द सेम केसेस विद द ग्रास। ग्रास कभी भी इस वजह से नहीं होती है कि वो हमेशा लगी रहेगी ग्राउंड पे, उसको हटा दिया जाता है वहाँ से। एज अ फॉडर यूज़ कर सकते हैं या फिर वैसे भी उसको कट करके और फील्ड में से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर तीनों का ही इंटेंशन हम देख रहे हैं, दैट इट इज़ फॉर पर्पज ऑफ मूविंग, तो ये इमूवेबल नहीं होंगे। और यही बात सेक्शन 3 में कही गई। नाउ अदर डेफिनेशन इज, ये तो हो गई नेगेटिव डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक एक्ट है जनरल क्लॉजेज एक्ट। जब कहीं पर किसी डेफिनेशन में कंफ्यूजन होता है तो हम जनरल क्लॉजेज एक्ट के डेफिनेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो इसलिए हम जनरल क्लॉजेज एक्ट में जब देखते हैं तो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 26 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि इट शैल इंक्लूड लैंड। इसमें क्या क्या आएगा ये दिया हुआ है। लैंड आएगा, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड द थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। ये चीजें, तीन चीजें याद रखनी है आपको। ये कौन कह रहा है? जनरल क्लॉजेज एक्ट में बताया जा रहा है कि ये तीन चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगी। अगर इसका हम लोग ब्रेक डाउन करें इस डेफिनेशन का, तो इन तीनों चीज़ों को समझते हैं कि लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ में क्या क्या आएगा। देखिए एक केस है, पहले इसको देख लीजिए कि बाबूलाल वर्सेस भवानी दास में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में डेफिनेशन दी गई उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ये डेफिनेशन हम लोग साथ में ही पढ़ रहे हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 में है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अप्लाई होगी। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि तीन चीज़ें आती हैं जो इसमें इंक्लूड होंगी। फर्स्ट वन इज लैंड। देखो लैंड में लिखा हुआ है कि एवरीथिंग, इसमें क्या क्या है? एवरीथिंग विच इज अपॉन द सरफेस ऑफ द लैंड, अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड एंड अबव द सरफेस ऑफ द लैंड। सारी चीज़ें जो सरफेस के ऊपर हैं, सरफेस के अंदर हैं, ठीक है, और सरफेस के अबव है, मतलब जो स्पेस है, अपर स्पेस है, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ लैंड में इंक्लूड होगा। अपॉन द सरफेस में जैसे क्या क्या हो सकता है? सपोज कि सॉइल जो भी उसके ऊपर है, सॉइल हो गई, मड हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ होंगी। तो ये क्या है? ये इंक्लूडेड है लैंड में, ये इमूवेबल की कैटेगरी में आ गई, क्योंकि अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो भी होता है वो लैंड होता है, ये लैंड के पार्ट हैं। दूसरा है अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ पे जैसे मिनरल्स होते हैं, जो अर्थ के नीचे मिनरल्स हो सकते हैं ना, तो उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह हैं या और जो भी चीज़ें अर्थ के नीचे होंगी वो सब लैंड का ही पार्ट माने जाएंगे और ये भी क्या है? इमूवेबल हो जाएंगे।
अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ऊपर स्पेस है, अपर स्पेस है लैंड का, वो भी लैंड का ही हिस्सा है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, और जिसका भी वो लैंड होगा उसका उस पर भी राइट होगा, उसमें भी इंटरेस्ट होगा कि उस लैंड के ऊपर का जो स्पेस है वो कैसा है। ठीक है। सेकेंड देखिए, हमने पढ़ा कि बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड जो है वो भी कवर होता है इमूवेबल में। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड मतलब जो भी फ़ायदा हमें उस लैंड से मिल रहा है या मिल सकता है, जैसे रेंट। अगर आपके पास कोई लैंड है तो आप उसको किराए पे दे सकते हैं, तो वो जो रेंट है ये भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू कलेक्ट रेंट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू कलेक्ट रेंट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रेंट नहीं, रेंट को कलेक्ट करने का जो राइट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड प्रॉफिट्स, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, मतलब किसी और फॉर्म में अगर प्रॉफिट मिल रहे हैं तो वो भी, जैसे आपने कोई, आपकी ऐसी जगह लैंड है जहाँ पर कि कोई फेयर वगैरह लगता है, वहाँ पर दो लोग दुकानें लगाते हैं आपके एरिया में लैंड पर, तो वो जो आप फेयर के टाइम पर, फेस्टिवल के टाइम पर जो भी आप किराया उससे लेंगे, जो भी उसके चार्जेस लेंगे, वो सारे भी आपके क्या हो गए, प्रॉफिट्स हो गए इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ये सारे भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगे। तो लैंड हो गया, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड हो गया। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। हाँ, थिंग्स अटैच टू द अर्थ में भी तीन पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों को अच्छे से समझिए। थिंग्स अटैच टू द अर्थ में पहले बोला कि थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जो चीज़ें अर्थ में रूटेड हैं, जैसे कोई ट्रीज वगैरह हैं, तो वो इमूवेबल कहलाएंगे। कौन से ट्रीज कहलाएंगे ये आपने ऊपर पढ़ा हुआ है, किस केस में ट्री को मूवेबल और इमूवेबल कहते हैं। दूसरा, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, जिनको अर्थ के नीचे एम्बेड किया गया है। एम्बेड किया गया है मतलब इंस्टॉल किया गया है। जैसे जब घर बनता है तो वॉल्स जो होती हैं, मकान की जो दीवारें होती हैं, वो अर्थ के नीचे नींव डाल करके और उसमें एम्बेड की जाती हैं, तो वो क्या हो गई आपकी वॉल्स, क्या हो गई, दे आर immovable property because they are attached to the earth. The third one is things attached to what is so embedded. मैंने embedded in the earth यानी walls जैसे हुए। अब इन embedded चीज़ों में जो चीज़ अटैच होगी, जैसे आपने मकान बनाया तो उसमें आपने दीवारें खड़ी की, और फिर उन दीवार, मान लिया आपने चार दीवारें, तो चारों तरफ से बंद थोड़ी होती हैं। आप क्या करेंगे, ये दरवाज़ा लगाएंगे इसमें, है ना, जैसे ये है का मकान, आप यहाँ पर क्या अटैच करेंगे, एक दरवाज़ा अटैच करेंगे, कुछ विंडोज़ अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो विंडोज़ और जो डोर्स हैं, ये क्या कहलाएंगे कि दे आर अटैच्ड टू द वॉल्स विच आर एम्बेडेड इन द अर्थ। वॉल जो अर्थ में एम्बेडेड हैं, जो कि सेकेंड पॉइंट में आपने पढ़ा, उनमें ये क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें अटैच करी गई हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगी, ये भी थिंग्स अटैच टू अर्थ की कैटेगरी में आएंगे, और ये भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो तीन चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब एक कंप्लीट डिफिनेशन फिर से देखिए। अभी तक के डिस्कशन से जो चीज़ें पता चली हैं उसके बेसिस पर एक कंबाइंड डिफिनेशन बनती है, जिसको आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट को मिला दें अगर, तो एक डिफिनेशन बन जाएगी, दैट द टर्म property includes land, benefits to arise out of lands, and things attached to the earth, except standing timber,
ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट डिफिनेशन हो गई। डेफिनेशन ब्रेक डाउन हम पढ़ चुके हैं, स्टैंडिंग नंबर में टीक, साल, बैम्बू एक्सेट्रा जैसे होते हैं। हमने पढ़ा कि शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये डिसाइड किया गया था ट्रीज को ये पता करने के लिए कोई मूवेबल होगा कि इमूवेबल होगा, उसका इंटेंशन देखना पड़ेगा कि कैसा है। अगर उस ट्री को लगाने का इंटेंशन उससे फ्रूट्स रीप करने का था तो इमूवेबल होगा, और अगर उसको एज अ टिम्बर यूज करने के लिए लगाया गया है तो वो मूवेबल की कैटेगरी में आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर होता क्या है? अभी जो ऊपर आपने पढ़ा था वो आपने पढ़ा था कि ट्रांसफर के मोड क्या क्या हैं। ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो सकता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है। बाय एक्ट ऑफ पार्टी में बाय विल हो सकता है, या बिटवीन लिविंग पर्सन्स, या ये कहें कि बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो ये वाला हमारे में कवर होता है ना। अब हमें पढ़ना है कि ट्रांसफ़र एग्जैक्टली होता क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो देखिए, ट्रांसफ़र की डेफिनेशन सेक्शन 5 में दी हुई है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, और इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, इन प्रेजेंट और फ्यूचर टू वन और मोर लिविंग पर्सन्स और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर लिविंग पर्सन्स। ये डेफिनेशन दी गई है। यानी कि किसी को प्रॉपर्टी कन्वे करना, जब कोई लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन या पर्सन्स को प्रॉपर्टी कन्वे करता है, यानी देता है, प्रेजेंट में देता है या फ्यूचर में दे देता है। जैसे प्रेजेंट में देने का मतलब जिस डेट को उसने एग्जीक्यूट किया लिखा हुआ था कि उसी डेट से वो प्रॉपर्टी दूसरे की हो जाएगी। एक्स ने वाई के नाम एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, और उस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ था कि ये प्रॉपर्टी जिस दिन साइन हुआ उसी दिन से वाई की हो जाएगी। तो ये हो गया प्रेजेंट। और मान लीजिए कि एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि फ्यूचर में किसी डेट से 10 साल बाद, 5 साल बाद वो प्रॉपर्टी वाई की हो जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे कि फ्यूचर में कन्वे किया गया है प्रॉपर्टी। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद देखिए, हु कैन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को कौन ट्रांसफ़र कर सकता है? प्रॉपर्टी को कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, उसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफरर है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। कौन ऐसा पर्सन है जो कि ट्रांसफ़र करने के लिए कैपेबल है। तो क्योंकि ट्रांसफ़र जब होता है तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको साइन करना होता है। इसलिए कोई भी वही पर्सन ट्रांसफ़र कर सकता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो। और हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाले टॉपिक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये जानिए कि कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है। उसके लिए एलिजिबिलिटी देखिए लिखी है। पहली चीज़ कि वो 18 ईयर्स का हो, दूसरा साउंड माइंड का हो, और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो। 18 ईयर्स प्लस होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा साउंड माइंड को, साउंड माइंड मतलब मेंटली हेल्दी हो, या ये कहें कि पागल नहीं हो, इनसेन नहीं हो। हालांकि साउंड माइंड एक वाइडर टर्म है, इसमें केवल वो व्यक्ति जो पागल हैं वही एक्सक्लूड नहीं होता, बल्कि और भी लोग हो जाते हैं। साउंडनेस ऑफ माइंड जो है, इट इज़ अ वाइडर टर्म। अगर कोई पर्सन नशे में है, ठीक है, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है, तो वो भी साउंड माइंड का नहीं कहलाएगा। मीन्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, द पर्सन शुड बी able to make rational decisions.
तो बोलेंगे कि वो साउंड माइंड का है, क्योंकि अनसाउंडनेस टेम्पररी होती है, परमानेंट होती है। कभी कभी टेम्पररी अनसाउंडनेस भी होती है, जैसे किसी को दौरा पड़ता है पागलपन का, या कोई जो लिकर के इन्फ्लुएंस में है। तो ये दो चीज़ें। फिर नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ लिखा होगा। कुछ लोगों को लॉ के अंदर एक्सप्लिसिटली डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि फॉरेन एनिमी। ठीक है, कोई शत्रु देश है, कोई फॉरेन कंट्री है जो कि आपकी एनिमी है, सपोज पाकिस्तान। ठीक है, वहाँ का कोई पर्सन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, ट्रेड भी होता है। जब एनिमी उसको तभी बोलेंगे, आप ऐसे एनिमी समझते हैं, बट पाकिस्तान इज़ नॉट एनिमी ऑल द टाइम। जब वॉर की सिचुएशन होती है, किसी से आपका वॉर चल रहा होता है, डिक्लेयर हो जाता है वॉर, तब वहाँ का रेसिडेंट आपके लिए फॉरेन एनिमी कहलाएगा, नॉर्मल डेज में नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपका वॉर चल रहा है, वॉर की सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ, तो उस दौरान आप वहाँ के किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर एलियन एनिमी या फॉरेन एनिमी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से और भी कैटेगरीज हैं, तो वो उसकी डिटेल में हमें नहीं जानना, वो लंबा डिस्कशन है। सेकेंड, तो पहली चीज़ हो गई कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 18 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हो एटलीस्ट, साउंड माइंड का हो, और डिस्क्वालीफाइड ना हो लॉ में, डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर ना किया गया। दूसरा, ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्पोज ऑफ मीन्स ट्रांसफर प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप, जिसको ऑथराइजेशन मिला हो। या अब जिस ऑथराइज तभी होगा, दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हो, और या फिर उसको अलग से ऑथराइज किया हो, जैसे पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफ़र कर दी गई हो कि वो ट्रांसफ़र कर सके। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि वो ऑथराइज्ड पर्सन है। जब ऑथराइज्ड होगा तभी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपको मिल गया, हु कैन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसफ़र। देखिए, मोड ऑफ ट्रांसफ़र में कुछ बातें लिखी हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू, हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा ना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किससे डील करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो इस बात को ध्यान रख करके ही इसको करिएगा। देखिए, अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो उसको एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें ओनर का रिकॉर्ड होता है। ओनर का रिकॉर्ड होता है मतलब ये लिखा होता है कि कौन ओनर है मतलब प्रॉपर्टी का। तो जब भी उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा होगी, तो एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें ये डिक्लेयर किया जाएगा कि इसका ओनर कौन है और अब कौन होगा, और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लिखा हुआ है ना, वैलिड इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाय द पार्टीज। पार्टीज अटेस्ट करेंगे मतलब सिग्नेचर करेंगे, और प्लस विटनेसेस सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट उसको बोलेंगे। फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रार होता है उसका सील लगता है उस पर और साइन होता है। उसके बाद ये आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद कहलाएगा वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा वैल्यू की कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र करनी है, तो उसको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र करना होगा। मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जिसमें कौन ओनर है अभी और कौन ओनर होगा ट्रांसफ़र के बाद, जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो लिखा होगा। उस पर दोनों पार्टीज़ के साइन होंगे, ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़री के। विटनेसेस होंगे, उनके साइन होंगे, और फिर रजिस्ट्रार का साइन और मुहर लग करके वो फाइनल होगा।
फिर वो रजिस्टर्ड कहलाएगा। अगर अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़ है तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़ है और वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है तो वो डिलीवरी करने से ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब 100 रुपये से कम की कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई, और उसको आप जो है वो टेंजिबल है। टेंजिबल मीन्स दैट कैन बी टच्ड, जिसको आप टच कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई हैंड वॉच हो गई, पेन हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये टेंजिबल है। अगर उनको आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप उसको डिलीवर कर दीजिए, ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी डिलीवर कर दीजिए मतलब जिसको आपको देना है, ट्रांसफ़र करना है, उसको जाकर पोजीशन दे दीजिए, वो ट्रांसफ़र मानी जाएगी। लेकिन अगर उसकी वैल्यू लेस देन 100 और वो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जो टच नहीं की जा सकती। जैसे आपने पढ़ा होगा गुडविल कंपनी की जो होती है वो इंटेंजिबल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो इंटेंजिबल हैं। ठीक है, उनके बारे में आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। जैसे किसी चीज़ का कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल में आती हैं। जैसे कंपनी की गुडविल है, उसका जो फेम है, नाम है मार्केट में, इंटेंजिबल है। अगर उसको उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से कम है तो उसको भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटेंजिबल होने में उसकी वैल्यू मायने नहीं रखती। इंटेंजिबल अगर कोई भी चीज़ है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब एक एसेंशियल क्या होते हैं वैलिड ट्रांसफ़र के, यानी अगर एक ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं और वो वैलिड हो, आप चीज़ चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो वो ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र सही नहीं होगा फिर। तो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है कि द ट्रांसफ़र शुड बी बिटवीन 2 और मोर लिविंग पर्सन्स इंटरव्यूअर्स। जैसे आपने पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा लिविंग पर्सन्स के बीच में ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र होने वाली है वो किसी भी तरीके की एनकम्बरेंस से फ्री होनी चाहिए। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक डॉक्ट्रिन, जैसे इसके एग्जांपल में है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। उसमें ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी पर अगर मान लीजिए केस चल रहा है कोर्ट में, तो उस समय उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो वो क्या हो गया है कि एनकम्बरेंस का एग्जांपल हो गया, रुकावट। एनकम्बरेंस मतलब होता है ऑब्स्टिकल, रुकावट। तो एक रुकावट है, तो उसमें लीगली उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता ऐसी प्रॉपर्टी को जिसमें कि पेंडिंग केस चल रहा है। यानी कि प्रॉपर्टी में कोई भी इनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे और भी इनकम्बरेंसेस हैं। प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफरेबल। प्रॉपर्टी ऐसी हो जो ट्रांसफरेबल हो। सेक्शन 6 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ ऐसे चीज़ें दी हैं, कुछ ऐसे राइट्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकता। तो वो उसके एक्सेप्शन है, वो तो ट्रांसफ़र नहीं होते। इसलिए लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो ट्रांसफरेबल हो, मतलब सेक्शन 6 में नहीं आती हो। सेक्शन 6 के अलावा बाकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। हालांकि वो सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी दिस इज़ द क्राइटेरिया जिसको आपको याद रखना है कि वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ट्रांसफ़र शुड नॉट बी, ट्रांसफ़र कैसा नहीं होना चाहिए, एक वैलिड ट्रांसफ़र में जो ट्रांसफ़र हो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब किसी गलत मकसद के साथ ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। गलत मकसद के साथ जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए कि कोई स्मगलर है और वो आपको स्मगलिंग का सामान पहुंचा रहा है, उसके बदले में आप उसको जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है जो आपको मिल रहा है उसके बदले में, वो क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब जो आपको बदले में मिलता है,
आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बदले में जो आपको मिलेगा दैट इज़ कंसिडरेशन। तो ये कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है तो ये ट्रांसफ़र इनवैलिड हो जाएगा। तो उसका मकसद, ऑब्जेक्ट और उसको जो आपको बदले में मिल रहा है, दोनों ही पार्टीज़ को जो मिल रहा है कंसिडरेशन में, वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी जैसे आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी दे दे और कहे कि आपको हम अपना मकान आपके नाम लिख देंगे, आप फलाने को जा कर के किसी को भी बोले कि आप उसका मर्डर कर दीजिए, तो जो ऑब्जेक्ट है इस ट्रांसफ़र का दैट इज़ अनलॉफुल। तो ऐसा ट्रांसफ़र क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इन्वॉल्विंग पर्सन लीगली डिस्क्वालीफाइड टू बी ए ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी। अब कुछ लोगों को जैसे कि बताया लीगली डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया गया है, जैसे एलियन एनिमी हो गया, फॉरेन सॉवरेन हो गया, ठीक है, कॉरपोरेट हो गया। तो ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जाता है, उनको वो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी नहीं हो सकते, नहीं तो ट्रांसफ़र इनवैलिड हो जाएगा। द ट्रांसफ़र हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी मस्ट, ट्रांसफरर की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। ट्रांसफरर जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसको क्या होना चाहिए, ट्रांसफरर के लिए जो लिखा हुआ तभी वैलिड होगा। ट्रांसफरर कॉम्पिटेंट टू मेक ट्रांसफ़र होना चाहिए, जैसे कि आपने पढ़ा ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी का टाइटल उसके पास हो, मतलब वो एंटाइटल्ड हो, जो आपने पढ़ा था ऑथराइज्ड हो ट्रांसफ़र करने के लिए, वही बात है। ठीक है, और ऑथराइज्ड हो डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रॉपर्टी को। तो बातें वही हैं कि ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी का एंटाइटल्ड हो, या तो उसका ओनर हो, या फिर ऑथराइज्ड हो ट्रांसफ़र करने के लिए, और कॉम्पिटेंट हो ट्रांसफ़र करने में, यानी कि एलिजिबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने में, तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट इज द ट्रांसफ़र शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसफ़र। जिस मोड से, जैसे आपने पढ़ा कि अगर 100 रुपीज़ से ज़्यादा वैल्यू का है तो कैसे करना है, अगर इंटेंजिबल है तो कैसे करेंगे, जो भी प्रॉपर मोड उसके लिए है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ उसके लिए हैं, कि अगर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार का साइन हो जाए, सील लग जाए उसकी, और विटनेसेस के साइन हो जाए, तो सारी चीज़ें जो मोड प्रोवाइड किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है एक्ट में, उसके थ्रू ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। जितनी भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं, रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन, वो सब भी होने चाहिए। और इन केस ऑफ कंडीशनल ट्रांसफ़र, कभी कभी प्रॉपर्टी को कंडीशनली भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कंडीशनली ट्रांसफ़र करने का मतलब कि डॉक्यूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट हम बात करें जिसकी, है ना, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, उसमें ये लिख दिया जाता है, एक कंडीशन लिख दी जाती है, और अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तभी वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा। सपोज मान लीजिए एक्स जो है उसकी एक डॉटर है वाई, ठीक है, और एक्स जो है जेड से ये कहता है, जेड है इससे कहता है कि तुम अगर मेरी डॉटर वाई से शादी कर लोगे तो मेरी प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ऐसा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इसने एग्जीक्यूट कर दिया कि जब तुम मेरी डॉटर से शादी कर लोगे उस डेट से मेरी ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हारे नाम हो जाएगी, तो ये कंडीशनल ट्रांसफ़र। जब ये कंडीशन पूरी होगी तभी ये प्रॉपर्टी जो है जेड के नाम हो जाएगी, यानी जेड को वाई से शादी करनी पड़ेगी। अब देखिए कंडीशन ये लिखी हुई है कि जब भी कोई कंडीशनल ट्रांसफ़र होगा तो कंडीशन, जो कंडीशन लिखी जाएगी वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, या इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो कंडीशन लिखी जाए वो इमोरल, इम्पॉसिबल, इलीगल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक्स अगर ये कह देता कि हम अपनी प्रॉपर्टी जेड को बोल देता कि तुम्हें दे देंगे अगर तुम वाई का मर्डर कर दो, तो वाई को अगर मार दोगे तो हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे, तो ये इलीगल हो गया।
तो ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। या इमोरल हो जाए, ठीक है, इमोरल, कोई इमोरल काम करने के लिए बोल दे कि तुम ऐसा काम करो, अनैतिक काम करने के लिए बोल दे और कहे कि तुम ऐसा काम करो तो हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे, ठीक है, तो ये भी वैलिड नहीं होगा। या इम्पॉसिबल काम हो कि भाई एक्स ने कहा जेड से कि तुम आसमान से तारे तोड़ कर के लाओ तो हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दें, ये भी क्या है, इम्पॉसिबल है ये, इसको भी बोलेंगे कि ये वैलिड ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो द कंडीशन मस्ट बी लीगल, मोरल एंड पॉसिबल टू परफॉर्म। इम्पॉसिबल, इमोरल और इलीगल नहीं होना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इसको आप रिवाइज करिए, नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा पोर्टल पे।